इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। इतिहास के पन्नों से ये लेख लिखा था राम बहादुर राय जी ने। राम बहादुर राय जी ने भी यथावत में, और यथावत में वो गाय पे पूरी विशेषांक निकली थी जिसमें मैंने लिखा था, लेख लिखा था। तो ये वो बताते हैं 1860 से ब्रिटिश बौद्धिकों ने हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे समाज को बताना शुरू किया कि वेदों में वर्णन है कि विशेष अवसरों पर गोमांस का सेवन होता है। यानी गौ हत्या को जस्टिफाई करने के लिए 1860-57 की क्रांति मंगल पांडे की जो हुई वो वही चर्बी का मामला था कि गोली में गाय की चर्बी है। अब इससे बड़ा आंदोलन हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उसके बाद झूठ का सहारा लेना शुरू किया और 1860 में अपने फर्जी इतिहासकार पैदा किए जो आज तक पैदा हो रहे हैं कि वेदों में गोवध का वर्णन है, ये कहना शुरू किया जो झूठ था। और वे हमारे मन में गाय की महत्ता को कम करने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसका भारतीय मानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेजी शासन में गोमांस के लिए ज्यादा कत्ल खाने खुले, बड़ी मात्रा में कत्ल खाने खोले गए। मुगलों से ज्यादा कत्ल खाने अंग्रेज के जमाने में खोले गए और ये धर्मपाल जी ने पूरा ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर वो सारा दस्तावेज निकाला, वो पुस्तक भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। गायों की हत्या बढ़ी, गाय की दुर्दशा होती चली गई। इसके बावजूद भारतीयों के लिए गाय पवित्र और पूजनीय मानी जाती रही, बनी हुई रही। धर्मपाल जी ने इस धारणा की भी बारीकी से जांच की। गोवध की शुरुआत भारत में इस्लाम विजय के साथ हुई। अब थोड़ा और इतिहास ले जाता हूं, उसके कारणों को उन्होंने स्पष्ट किया। यह बताया कि इस्लामी परंपराओं में बलि चढ़ाने में भेड़ बकरा और जहां भोज में 7 से ज्यादा लोग शामिल होते थे तो ऊंट की बलि चढ़ाई जाती थी। ये धर्मपाल जी का लिखा हुआ जो राम बहादुर राय जी कोट कर रहे हैं। गाय की बलि का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जहां इस्लाम फला फूला वहां ज्यादा गोवंश नहीं था। तो जब गोवंश था ही नहीं तो गाय हत्या तो उनके विचार में नहीं थी। लेकिन कैसे भारत में वो किया उन्होंने, आप कहते नहीं कि ओरिजिनल से ज्यादा जो नकली होते हैं, यानी जो पुराने कहा जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं कि किन्नर ज्यादा स्वांग रचाते हैं, तो यहां जो धर्मांतरित वाले थे वो ज्यादा स्वांग रचाते रहे। धर्मपाल जी ने लिखा है, जब भारतीयों और इस्लामी विजेताओं में द्वेष बढ़ा तब अपमानित करने के ख्याल से कई बार बड़ी संख्या में गो हत्या कराई गई। यानी जब हिंदू जीतते थे और औरंगजेब के समय वो जाट गोपाल जिसने युद्ध छेड़ दिया गाय के लिए, उसकी वीरता की कहानी आप पढ़ो, आज की पीढ़ी क्या जाने, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि इतिहास में ही नहीं दर्ज होने दिया। तो वो कह रहे हैं कि जब विद्वेष बढ़ा तो बड़ी संख्या में गो हत्या कराना शुरू किया इस्लामिस्टों ने, लेकिन विरोध होने पर इस्लामिक सुल्तानों ने अपने शासन क्षेत्र में गोवध पर प्रतिबंध भी लगाए। ये धर्मपाल जी लिख रहे हैं कि जब हिंदू, यानी हिंदू हारे नहीं थे मन से, वो लड़ रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। इसलिए मैंने गोपाल का उदाहरण दिया, जाट गोपाल का आंदोलन पढ़िए आप। और कल जो आए थे राठी साहब, उससे उनको कभी लाऊंगा, वो बताएंगे, वो खुद जाट है, वो पूरी इतिहास बताएंगे औरंगजेब के विरुद्ध कैसे उन्होंने शस्त्र उठा लिया था सिर्फ गो के कारण। इस्लामी प्रभुता के दौर में सालाना गो हत्याओं का आंकड़ा अधिकतम 20,000 ठहरता था, यानी एक साल में 20,000 गाय काटी जाने लगी। गोवध पर अज्ञान का आलम यह है कि शासन और न्याय के ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी वास्तविकताओं से आज तक अपरिचित हैं। वे इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते, इतिहास की हकीकत को वो जानने का प्रयास ही नहीं करते। यही हाल उनका भी है जो गोवध बंदी की मांग करते हैं, वो भी इतिहास नहीं पढ़ रहे कि कैसे हमारे साथ क्या दुर्दशा हुई। और इसीलिए 1966 के उस आंदोलन का जिसका मैंने जिक्र किया, आप सर्च करो गूगल पे, नहीं मिलेगा आपको। और जो लोग गोवध आंदोलन भी चला रहे हैं उनके पास भी बस गोलियां चली, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यह तथ्य सामने आ गया कि 1750 से जब 1857 से भी पहले, यानी कि तो वो जो बुलेट में गाय की चर्बी लगाई थी तो उससे पहले से ये गोवध कर रहे थे, जिसके लिए मंगल पांडे का विद्रोह आया। 1750 से अंग्रेजों ने गोवध कराना शुरू कर दिया था, धर्मपाल जी की रिसर्च में है। अंग्रेज अपने आहार के लिए गोमांस का उपयोग करते थे और आज भी
आज के समय भी हम गोवध यूरोप को ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए हो रहा है। हम यूरोप के आज भी गुलाम हैं, मानसिक गुलाम, डिजिटली गुलाम। हम गुलाम ही हैं जो अपनी माता की उनके लिए हत्या करते हैं, और हम डिजिटली भी गुलाम हैं क्योंकि वो बोलने पे प्रतिबंध लगा देते हैं। यानी आज भी वो स्वतंत्रता हासिल नहीं है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता योगी आदित्यनाथ जी कहते रहे हैं। जैसे जैसे ये जानकारी लोगों तक पहुंची, गोवध का विरोध होने लगा। यह भी सही है कि गोहत्या के विरोध में उस समय जो आंदोलन हुए उसे इतिहासकारों ने महत्व तो नहीं दिया, उसका उल्लेख चलते फिरते ढंग से कर दिया, इतिहास की पुस्तकों में कोई महत्व तो नहीं दिया। ये सब लेख इंडिया स्पीक्स डेली पे है, आप पढ़िए। मेरे पे जो आरोप लगाया है केवल बताऊंगा कभी, तो अच्छे लेख तो कोई पढ़ नहीं सकता, बुरे लेख तो पढ़ेगा। तो 1750 से 1830 तक गो हत्या से भारतीय दुखी हुए, पर वे भयभीत और लाचार भी थे। 1857 में यही विस्फोट हुआ और उसमें गो हत्या एक बड़ा कारण था। सैकड़ों साल पुराने गोवध बंदी आंदोलन को कोई सरकार नहीं दबा सकती। यह आंदोलन अपनी राख से फिर जिंदा हो जाने का उदाहरण पेश करता रहा है। भले ही इस समय कोई संगठित आंदोलन ना हो रहा हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर तो दी, जिस तरह अनगिनत साल से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, वैसे ही गोवध मुक्ति यानी का आंदोलन आज तक चल रहा है और ये राख से फिर खड़ा हो जाता है। कई नामी गिरामी संतों ने इसका नेतृत्व किया। 1857 में अंग्रेज जीते। सेना में अंग्रेजों की संख्या पहले से 2-3 गुनी हो गई। 1858 में 1 लाख से भी अधिक अंग्रेज सेना में आ गए। अंग्रेज सैनिक ज्यादातर उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किए गए। गोवध में भी अन्य जगहों के मुकाबले इन जगहों पर ज्यादा वृद्धि हुई, यानी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा वृद्धि हुई। दैनिक गोवध के कारण भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन अधिक प्रभावित होने लगा। इसका परिणाम पंजाब का कूका विद्रोह, नामधारी सिखों का विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ अंग्रेजों के समय, और जो औरंगजेब के समय गोपाल जाट का विद्रोह पैदा हुआ था, और अंग्रेजों के समय 1857 के बाद कूका विद्रोह, नामधारी सिखों का विद्रोह गोरक्षा के लिए हुआ। यानी हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है गोरक्षा के लिए, आप ये समझिए। नामधारी पंथ के लोगों ने गोरक्षा के लिए 1860 के आसपास ही हथियार उठा लिए। वह विद्रोह 10 साल चला, यानी 1860 से 1870 तक। धीरे धीरे यह देशव्यापी हुआ। भारत के हर हिस्से में बढ़ती गोहत्या से जो विद्रोह की भावना भड़की, उसका नेतृत्व पाकर समाज फिर से खड़ा हो गया। गोरक्षणी सभाएं बनी। ये सभाएं उत्तर भारत में हर जगह बनाई गई। गोरक्षा के लिए साधु संत देश भर में अलग जगाते रहे, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। ऐसे संत हैं आलाराम, गोपालानंद, स्वामी भास्करानंद, स्वामी ब्रह्मानंद और खाकी बाबा। इन सब के नाम इतिहास में दर्ज ही नहीं, जिन्होंने गोरक्षा आंदोलन को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जो आज की पीढ़ी को मालूम नहीं है, क्योंकि बिपिन चंद्र सुमित सरकार, रोमिला थापरों ने लिखा ही नहीं। आप बताइए कितने लोग संत आलाराम, स्वामी गोपालानंद, स्वामी भास्करानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, खाकी बाबा का नाम जानते हैं? आज के समय नहीं जानते। देखिए आपके लेख में दे रहे हैं। इस तरह से जन जागरण से गोरक्षा आंदोलन खड़ा हुआ और 1880 से 1894 तक एक प्रचंड गोरक्षा आंदोलन हुआ, यानी कि 14 साल तक, 80 से 94, 14 साल तक। आंदोलन को दिशा देने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, ने 1 लाख हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन महारानी विक्टोरिया को, ब्रिटिश संसद को और वायसराय को देने की घोषणा की। उसे छपवाया। उसमें गोरक्षा के तर्क थे और मांग थी कि गोवंश का वध बंद हो। एक अनुमान है कि कई लाख हस्ताक्षर एकत्रित हुए, जिसमें 40,000 हस्ताक्षर केवल मेवाड़ से थे, केवल मेवाड़ से, राजपूताना से थे, और 60,000 पटियाला से थे। क्योंकि आर्य समाज का जो आंदोलन है वो राजस्थान, पंजाब पूरा और हरियाणा, इस क्षेत्र में बहुत बृहद था। तो 60,000 पटियाला से और 40,000 हस्ताक्षर मेवाड़ से थे। जब आंदोलन तेज हुआ तो रानी विक्टोरिया ने वायसराय को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने माना, इन्वर्टेड कॉमा, गोरक्षा का यह आंदोलन वास्तव में हमारे खिलाफ है,
क्योंकि अपने सैनिकों के लिए हम अधिक गोवध करते हैं। ये ब्रिटेन के दस्तावेज में अंकित है, जिसको धर्मपाल जी ने वहां से नोट करके अपनी पुस्तक का रूप दिया है। धर्मपाल जी की पुस्तक भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि ये हम सैनिकों के लिए अधिक गोवध करते हैं। रानी विक्टोरिया ने अपने वायसराय को पत्र लिखा। उस आंदोलन में बाद में कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने हम जहां से मैं पढ़ा हूं BHU, जिनकी स्थापना उन्होंने की, मदन मोहन मालवीय जी शामिल हुए। उनके जगह जगह व्याख्यान हुए। उनके सहयोगी लाला रामचरण दास और काला कांकर के राजा रामपाल सिंह भी गोरक्षा सभाओं की अध्यक्षता करते थे। उस आंदोलन के महत्वपूर्ण ब्रिटिश दस्तावेज और रिपोर्ट का इतिहासकार धर्मपाल ने अध्ययन करके एक पूरी पुस्तक बनाई है, वो भी दबा दिया गया। धर्मपाल जी की पुस्तक भी दबा दी गई। यानी आज के दौर में अगर लिखो तो आज भी दबाने के लिए लोग बैठे हैं कि आप सच ना लिखो। सच बहुत कड़वा होता है, बहुत तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है, जलाने वाला होता है। उसमें मिठास नहीं होती। मिठास शुगर की बीमारी देती है। और जो धर्मपाल जी ने लिखा उसे भी जो है, उस पुस्तक का नाम है गोवध और अंग्रेज। हिंदी में भी है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में भी आया, गोवध और अंग्रेज। और मेरे पास है ये पुस्तक, मेरे पास तो है। मेरे पास तो अपने आपको बहुत सारी पुस्तक मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरे पास एक एक कॉपी है और छप नहीं रहा है, पर मेरे पास तो है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अंग्रेजी राज में करीब 80 साल से ज्यादा लंबा गोरक्षा आंदोलन चला। भारत का कोई आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन अयोध्या को छोड़कर कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। वही, और भारत की आजादी की जो प्रेरणा, जो आजादी का आंदोलन बना, वो गोरक्षा आंदोलन ही भारत की आजादी के लिए प्रेरणा बना। यानी जो हमारे संत महात्मा मालवीय जी ये जो आंदोलन कर रहे थे, वो चाहते थे कि आजादी मिले तो हम गोरक्षा करें, गोवध बंद करें। लेकिन आजादी मिला तो क्या हुआ? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है। आजादी मिला तो 66 में संतों को मरवा दिया। ये तो अंग्रेजों से भी क्रूर कांग्रेस सरकार है, क्रूरतम कांग्रेस सरकार है, नेहरू और इंदिरा और उसके बाद के दौर। और आज तक गौरक्षक गुंडे कहे जा रहे हैं, और गौ तस्कर के नाम पर पूरे देश में वितंडा खड़ा कर दिया जा रहा है। आज तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय अपने घर में रख लीजिए, ताकि आपकी पीढ़ी को याद रहे। और ये वो अवसर बनना चाहिए कि जब गोरक्षा को लेकर एक कानून बने, गोवध बंदी कानून बने। अब आगे, अब महात्मा गांधी आए, तो चूंकि अब गोरक्षा के प्रेरणा से ही भारत का आंदोलन हुआ, तो महात्मा गांधी को तो बोलना है। तो महात्मा गांधी ने कहा, गाय की रक्षा के लिए मैं किसी मनुष्य को नहीं मार। उन्होंने कहा गाय की पवित्रता हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु है, ठीक है, लेकिन अपने इस्लामिस्ट फॉलोअर को भी संतुष्ट किया। क्या किया महात्मा गांधी ने? गाय की रक्षा के लिए मैं किसी मनुष्य को नहीं मारूंगा, इसी प्रकार किसी भी मनुष्य की जीवन की रक्षा के लिए वह चाहे कितना भी महत्वपूर्ण, मैं गाय को नहीं मारूंगा। उन्होंने एक संतुलन का रास्ता दिया। संतुलन का रास्ता यानी पॉलिटिकली करेक्ट होने की शुरुआत हुई गोरक्षा आंदोलन में। गोरक्षा आंदोलन में पॉलिटिकली करेक्शंस महात्मा गांधी से आए कि ना मैं गाय के लिए व्यक्ति को मारूंगा, ना व्यक्ति के लिए गाय को मारूंगा। सीधी सीधी बात। 1928 में साबरमती आश्रम में गो सेवा संघ गठित किया गया, गांधी जी ने गठित कराया। अब उस पूरे आंदोलन को सोखना, अपनी तरफ लाना, तो 1928 में साबरमती आश्रम में गो सेवा संघ गठित कराया गया। इसके लक्ष्य में घोषणा की गई, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हिंदू अपने धर्म के निर्देशानुसार गोरक्षा का कर्तव्य पालन करने में विफल रहे। ये गांधी जी, आप देखते जाओ, ये मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। चूंकि हिंदू अपने धर्म के निर्देशानुसार गोरक्षा का कर्तव्य पालन करने में विफल रहे, भारत में गोवंश का दिन पर दिन ह्रास और क्षय हो रहा है, हम विफल रहे। अंग्रेजों के शासन में हमें मारा जाता और हम विफल होते तो 1857 की क्रांति होती, हम विफल होते तो जाट गोपाल खड़ा होता। यानी हमें हानि, गांधी से पहले हमारे हिंदू मानस में जीत का भाव था, गांधी ने उसे हार के भाव में परिणत करना शुरू किया। समाजीकरण इस तरह से करना शुरू किया, हार के भाव में उसको कन्वर्ट करना शुरू किया। तो क्या और इसका सबसे पहला बड़ा तरीका है कि आप सब
हमला करें, व्यक्तिगत हमला करें कि हिंदू तो अपना रक्षा कर नहीं पाए तो दूसरा काटेगा नहीं। एक गांधी ने शुरुआत की 1928 में साबरमती आश्रम से। और भारत में गोवंश का दिन पर दिन ह्रास और क्षय हो रहा, अतः उस कर्तव्य, धर्म कर्तव्य के पालन के लिए गो सेवा संघ गठित किया जाता है। संघ का लक्ष्य होगा सभी नैतिक उपायों द्वारा गोवंश का क्षरण। नैतिक यानी कि हम मुसलमानों को नहीं कहेंगे, मना नहीं करेंगे। ये बात खिलाफत आंदोलन में आई थी कि हम खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने कहा कि महात्मा जी, गांधी जी, हम खिलाफत में सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी तो उनसे ये डिमांड करें कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम गोरक्षा का सपोर्ट करो। महात्मा गांधी ने कहा मैं सौदे नहीं करता। तो अब इस आंदोलन को सोखना था और अंग्रेज हिल गए थे। वायसराय ने को महारानी विक्टोरिया ने पत्र लिखा था, अंग्रेज हिले थे। इस आंदोलन को साबरमती ने सोख लिया, साबरमती के संत ने सोख लिया इस आंदोलन। कैसे घुमाया कि हिंदू खुद ही रक्षा नहीं कर पाए, अब हम नैतिक आधार पर, जिसमें उनका नैतिक में अहिंसा की फुनगी लगी है। ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार बनने पर, जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी तो गोवध बंदी की मांग की गई। नेहरू सरकार पर दबाव बढ़ा। खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर दातार सिंह की अध्यक्षता में गोरक्षण और गोपालन विशेषज्ञ समिति बनाई। तब खाद्य मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति नहीं बने थे। उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने गोवध निषेध के लिए नीति निर्देशक तत्व में व्यवस्था थी, जो संविधान की धारा 48वां का अनुच्छेद है, जो अभी आपको पढ़ के सुनाया। और इसकी नेहरू नहीं करते, ये राजेंद्र प्रसाद की जो सर दातार सिंह की अध्यक्षता में ये समिति बनाई थी, उसके कारण इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जगह दी गई, परंतु जगह ही लिए हुए। स्वाधीन भारत के में हुआ, स्वाधीनता जब अब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो नेहरू को लागू करना चाहिए, नहीं सिर्फ नीति निर्देशक तत्व होकर वो नीति निर्देशक सिद्धांत बनकर वो रह गया। अब विनोबा भावे ने आंदोलन अपने हाथ में लिया और पूर्ण गोवध बंदी की मांग उन्होंने रखी, विनोबा भावे ने, और उसके लिए उन्होंने कानून बनाने का आग्रह नेहरू से किया। वे अपनी पदयात्रा में सवाल उठाते रहे। कुछ राज्यों ने गोवध बंदी कानून बनाए भी। इसी बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मल चंद्र चटर्जी, लोकसभा के जो पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, उनके पिताजी, सोमनाथ चटर्जी जी कम्युनिस्ट थे, उनके पिताजी निर्मल चंद्र चटर्जी ने एक विधेयक 1955 में प्रस्तुत किया। अब इतना पोर्शन काट के और लोग कहेगा कि अब ये कम्युनिस्ट भी है, समझ लेना। ऐसे फर्जी लोग कैसे चलते हैं, सोचते जाओ। उन्होंने कहा, उस पर जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की, मैं गोवध बंदी के विरुद्ध हूं। जवाहरलाल नेहरू, सुनिए ध्यान से, और ये संविधान में है, 1955 के पेपर में। सोमनाथ चटर्जी के पिता निर्मल चंद्र चटर्जी ने विधेयक पेश किया तो नेहरू क्या कहता, सुनिए, मैं गोवध यानी कि गायों की हत्या के विरुद्ध हूं। उन्होंने कहा सदन इस विधेयक को रद्द कर दे। नेहरू ने कहा मैं गोवध बंदी के विरुद्ध हूं, मैं गोवध के विरुद्ध नहीं हूं। ध्यान से सुनिए, मैं गोवध के विरुद्ध हूं यानी मैं गो हत्या बंद कराना चाहता हूं, लेकिन मैं गोवध बंदी के विरुद्ध हूं यानी मैं गो हत्या कराना चाहता हूं, मैं गोवध बंदी नहीं कराना चाहता। और इसीलिए नेहरू ने कहा कि मैं गोवध बंदी के विरुद्ध हूं, इसलिए सदन इस प्रस्ताव को रद्द करे। ये नेहरू ने कहा। याद रखिए, राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर ना तो विचार करें ना कोई कार्रवाई करें। इसने राज्यों को भी कहा, नेहरू ने, कि आप लोग ऐसे विधेयक को कचड़े में डालें, कूड़े के डिब्बे में डालें, नेहरू ने कहा। लेकिन 1956 में कसाईयों ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उस पर 1960 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, लोगों को लगा कि अपनी सरकार कांग्रेस की राह पर है, वो आश्वासन देती है लेकिन आचरण उसका गोवध के नाश का ही होता है। इससे ही गोरक्षा का प्रश्न पिछली सदी के छठे दशक में राष्ट्रीय सवाल बनकर पुनः खड़ा हो गया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, स्वामी करपात्री जी, जो मैंने वो चर्चा किया था, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बता दूं, वो तो मैं आंखों दिखा बता रहा था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी,
स्वामी करपात्री जी और देश के तमाम संतों ने इस आंदोलन का रूप दिया। और इसको जो है गोरक्षा का अभियान तब शुरू हुआ, अभियान बढ़ने लगा। सबसे पहले लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा 12 सितंबर 1966 को। पत्र की भाषा है इन्वर्टेड कॉमा। गोवध बंदी के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बारे में आप जानती ही हैं। संसद के पिछले सत्र में भी यह मुद्दा सामने आया था। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं यह समझ नहीं पाता कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश में जहां गलत हो या सही, गोवध के विरुद्ध ऐसा तीव्र जन संवेग है, गोवध पर कानूनन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? इस हिंदू देश में जहां गोवध का इतना आंदोलन रोकने, गोवध बंद के लिए आंदोलन चल रहा है, आप इस पर कानूनन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इंदिरा गांधी ने जेपी की सलाह नहीं मानी। कोई भी पद पे आएगा नहीं मानेगा, क्योंकि यूरोप का दबाव है, आप याद रखिएगा। परिणाम क्या हुआ? सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान ने दिल्ली में विराट प्रदर्शन किया, जो बताया था आपको। दिल्ली के इतिहास का वह सबसे बड़ा प्रदर्शन था आज तक के इतिहास, मतलब तब तक के इतिहास का। गोरक्षा के लिए तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पुरी के शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ ने गोरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस जुल्म के विरोध में और गोवध बंदी की मांग के लिए 20 नवंबर 1966 को अनशन आरंभ किया। वे गिरफ्तार किए गए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का अनशन 30 जनवरी 1967 तक चला। 73वें दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनशन तोड़वाया। अगले दिन पुरी के शंकराचार्य ने भी अनशन तोड़ा। उसी समय जैन संत मुनि सुशील कुमार ने भी लंबा अनशन किया था। ऐसे संकल्प तो संत अभी अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए करते रहे। आज जो नहीं हो रहा है वही दिख रहा है। संत आंदोलन कर रहे थे, आज कोई संत हमें नहीं दिखता समाज में। 10 साल बाद आंदोलन पुनः शुरू हुआ। उसे संत विनोबा ने फिर उठाया। 12 अप्रैल 1978 को डॉक्टर रामजी सिंह ने एक निजी विधेयक रखा सदन में, जिसमें संविधान की धारा 48 के निर्देश पर अमल के लिए कानून बनाने की मांग की गई। 21 अप्रैल 1979 को विनोबा ने अनशन शुरू कर दिया इसके लिए। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानून बनाने का आश्वासन दिया तो विनोबा ने उपवास तोड़ा। ये कब? जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और मोरारजी की सरकार आई, ये तब की बात है। 10 मई 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई और 1981 में पवनार में गो सेवा सम्मेलन हुआ। उसके निर्णयानुसार 30 जनवरी 1982 की सुबह विनोबा ने उपवास रखकर गोरक्षा के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। वह सत्याग्रह 18 साल चला। 18 साल चला। और गोवध बंदी आंदोलन और सत्याग्रह का ही प्रभाव था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने धर्मपाल की अध्यक्षता में गो पशु आयोग बनाया। वाजपेयी जी की सरकार जब आई, धर्मपाल ने जल्दी ही आयोग की सीमाएं पहचान ली। वे समझ गए कि ये मसले को टालने के लिए आयोग बनाया गया है। यानी वाजपेयी जी की सरकार ने भी गोवध बंदी के मसले को टालने के लिए एक आयोग बनाया, वो भी नहीं बनाई। और धर्मपाल जी समझ गए कि वाजपेयी जी धोखा कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से सबके बता रहा हूं, इसलिए कोई जो आरोप मुझ पे लगाएगा, सबके बता रहा हूं। सरकार गोवंश की रक्षा के प्रति ईमानदार नहीं थी। उन्होंने यह अनुभव करते ही आयोग से इस्तीफा दे दिया। धर्मपाल मानते थे, और यही सच भी है, कि गोवध पर पूरा प्रतिबंध लगना ही चाहिए। इसके लिए कानून हो। नेहरू के जमाने में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी अड़चन थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री को इसका बहाना भी मिल जाता था कि जो भी सरकार आती थी वो सुप्रीम कोर्ट वाले अड़चन का बहाना ले लेती थी। हाई कोर्ट ने कह दिया है, अब बहाने नहीं चल सकते। लेकिन हाईकोर्ट से पूर्व जो लिख रहे हैं, इस समय वह अड़चन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही रद्द कर दिया है। गुजरात में गोवध बंदी पर पूरी रोक नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगाई थी। गुजरात में गोवध बंदी पर पूरी रोक जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लगाई थी, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूरी रोक नहीं लगाई जा सकती।
2005 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगा सकती है। अगर गुजरात में पूरी रोक लगाई जा सकती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कानून बनाकर उसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं कर सकते? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कर सकते थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री का गुजरात का कानून उचित है, आज हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, तो अब भारत में पूर्ण गोवध बंदी कानून क्यों नहीं लगाया जा सकता? और यदि मोदी सरकार ये निर्णय लेती है इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद और स्वयं के बनाए गुजरात के कानून के आलोक में, तो खेती, पशुपालन, गांव की पुनर्संरचना पुनः स्थापित हो जाएगी, गांव की अर्थव्यवस्था पुनः खड़ी हो जाएगी, जैविक खेती पुनः खड़ा हो जाएगा और जिसके कारण ये जो कीटनाशकों की के जंजाल में किसान फंसा हुआ है, आत्महत्या करता है, वो रुक जाएगा। और ये जो कैंसर एक्सप्रेस चलते हैं बीकानेर तक पंजाब से, वहां बिहार में मुजफ्फरपुर में एक गांव ही है, ये सब रुक जाएंगे। एक गांव के बचाने से आप कैंसर से भी बचेंगे, उचित खेती भी करेंगे और आप इस देश को उन्नति पर ले जाएंगे। एक गांव से कई उद्योग स्थापित हो सकते हैं। गोबर से, गौमूत्र से, घृत से, दही का एक गांव अपने पूरे जीवन में 400 से 450 लोगों का पेट भरती है। जब उसे मारते हैं तो वो सिर्फ 80 लोगों का पेट भरती है। लेकिन ये बात और है कि ये 80 लोग यूरोप में काफी बड़ी संख्या में हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट के लिए अपनी भावनाओं का त्याग करके अपनी बहुसंख्यक जनता हिंदुओं की मांग को ठुकराकर आज तक की सरकारों ने यूरोप की गुलामी में गोवध को जारी रखा है। यही सच है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया था गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण गोवध बंदी कानून बनाकर, और आज प्रधानमंत्री जी आपके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो और 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया है। मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप प्लीज गोवध बंदी कानून बना दीजिए। हिंदू मन पे एक जो अंदर पीड़ा है वो पीड़ा सूख जाएगी, वो पीड़ा आप हर लेंगे और हिंदू के साथ जो भी हो रहा है वो भी झेलने को तैयार हैं। गोवध बंदी कानून आप लागू कर दीजिए। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं